तो चैप्टर का नाम है जी इशू ऑफ डिबेंचर। तो जैसे आपने अगर इशू ऑफ शेयर समझ लिया अच्छे से, तो इशू ऑफ डिबेंचर भी 80% आपको सेम समझ में आ जाएगा। तो ये और देख लेते हैं पहले इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर क्या होता है? सबसे पहली बात, कंपनी पब्लिक से क्या लेती है? लोन लेती है, और पब्लिक को कहती है एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर कि हम आपके पैसे 5 साल बाद दे देंगे वापस, 10% का इंटरेस्ट देंगे आपको हर साल। तो इस कागज़ के टुकड़े को क्या बोलते हैं? डिबेंचर या बॉन्ड, कुछ भी कह सकते हैं। और इस 10% को क्या बोलते हैं? कूपन रेट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। तो यही इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखवा रखी है। बाकी कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए, है ना भाई, आप सारे छोटे मासूम बच्चे हैं, अब आपको क्या पता कंपनी डिबेंचर कागज़ में तो कुछ भी लिख के दे दिया आपको कि लो भाई 5 साल बाद 5 करोड़ ले जाना। तो आपके डिबेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? डिबेंचर ट्रस्टीज़ की। तो ये सुनिश्चित करते हैं कि भैया किसी भी डिबेंचर होल्डर के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्टोरी आपको यहाँ पर लिखवा दी थी, है ना। तो ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनती है बाकायदा, जिसमें सारी बातें लिखी जाती हैं डिबेंचर होल्डर्स के मतलब हितों की, है ना। तो ये भी एक कहानी है। बाकी डिबेंचर्स के टाइप्स पता होने चाहिए आपको कि डिबेंचर कितने प्रकार के हैं। तो एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वो वाले डिबेंचर, जैसे सल्लू ने हमें लोन दिया लेकिन उसने बदले में सिक्योरिटी ली। इसी तरह एसआरके ने हमें लोन दिया लेकिन बदले में उसने फर्नीचर की सिक्योरिटी ली मतलब। तो सल्लू और एसआरके वाले जो डिबेंचर्स हैं उन्हें कहेंगे सिक्योर्ड। लेकिन जॉन सीना ने हमें लोन दिया और जॉन सीना कह रहा है मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मैंने लोन दे दिया, बस टेंशन ख़त्म, तो उसको हम कहेंगे अनसिक्योर्ड। तो डिबेंचर्स अगर ऐसे हैं जिन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं ले रखी तो अनसिक्योर्ड, और अगर सिक्योरिटी ले रखी है तो सिक्योर्ड। अब उसमें भी जिन्होंने स्पेसिफिक एसेट की सिक्योरिटी ले रखी है तो बोल देंगे फिक्स्ड चार्ज। अब जैसे एसआरके ने किस चीज़ की सिक्योरिटी ली थी? फर्नीचर की। लेकिन सल्लू ने किसी स्पेसिफिक एसेट की सिक्योरिटी नहीं ली थी। सल्लू ने कहा था मैं आऊँगा और मेरा जो मन करेगा मैं वो एसेट ले लूँगा। तो जब कोई स्पेसिफिक एसेट की सिक्योरिटी नहीं ली तो फिर हो गया फ्लोटिंग चार्ज। तो ये बारीकी पता होनी चाहिए। फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सिंपल है, जिन्हें रिडीम करना है आपको तो उन्हें बोल देंगे रिडीमेबल, और जिन्हें रिडीम नहीं करना मतलब रीपे नहीं करना उन्हें बोल देंगे इररिडीमेबल। तो उन्हें सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप पर ही रीपे किया जाता है। फिर होते हैं रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर। तो ये कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड में नाम लिखा होगा डिबेंचर होल्डर का, लेकिन बियरर में नाम नहीं लिखा होगा। कन्वर्टेबल तो चलो पता ही है, जो कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर में, और नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये तो सिंपल हो गया। चलो अब मुंशीगिरी देखते हैं जी। तो डिबेंचर्स 3 तरह से इशू हो सकते हैं, मतलब हमारे इशू के नज़रिए से अगर बात करें, हम डिबेंचर्स को कैश में इशू करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, या हम डिबेंचर्स को अदर देन कैश इशू करते हैं, प्रमोटर्स को, अंडरराइटर्स को या वेंडर्स को, या डिबेंचर्स को हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर इशू करते हैं, जो आगे भी देख लेंगे ही क्या है। अब इसमें मज़ेदार बात ये कि जब आप कैश में इशू करते हो या वेंडर्स को इशू करते हो तो अकाउंटिंग आपकी शेयर्स की तरह बिल्कुल सेम रहती है। सिर्फ आपको 2 रिप्लेसमेंट्स करने होते हैं। वो बताओ क्या सिखाए थे? हाँ, शेयर वर्ड की जगह डिबेंचर लिख लेंगे और शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर। तो देखो वही एंट्रियाँ हैं शेयर जैसी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर, और टू बैंक टू ये, मतलब इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो मतलब बिल्कुल शेयर की तरह सेम एंट्री हो रही है ना, और सेम ही फंडा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कैश बुक बनवा दी तो फिर हम बैंक वाली एंट्री नहीं करेंगे। तो मतलब फंडा भी सेम है, कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो भी फंडा सेम है कि कम से कम कितना आना चाहिए? 90%, वो भी फंडा सेम है। उसके बाद ये सब छुटमुट क्वेश्चन, ये देखो प्रमोटर को इशू करे डिबेंचर तो भी एंट्री सेम है जैसी शेयर्स में थी, है ना। प्रमोटर का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है।
या वेंडर को शेयर डिबेंचर्स इशू करें, तो वेंडर्स को भी जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो भी फंडा बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं है। वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर दिए, फंडा बिल्कुल सेम है, और उसी तरीके से भी नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। अच्छा, बाकी एक दो बातें वही कि भाई डिबेंचर्स अगर इशू करते हैं हम तो दो रिप्लेसमेंट क्या करनी है, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर और शेयर की जगह डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर होगा तो क्रेडिट कर दोगे, डिस्काउंट अगर होगा तो डेबिट कर दोगे, तो ये भी ओके है। बाकी कंसिडरेशन अदर देन कैश तो 100% सेम है। चलो अब कोलेटरल सिक्योरिटी समझ लेते हैं, ये नया है। कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये था डिबेंचर में, बस आप ऐसे कहानी याद रखना कि हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, तो बैंक को हम इंटरेस्ट देंगे लोन पर, वो तो एक सिंपल बात हो गई। अब बैंक ये कहता है कि मुझे सिक्योरिटी दो कुछ, तो मैंने बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज़ें उसको सिक्योरिटी में दिया, जिसको बोलते हैं प्राइम सिक्योरिटी। लेकिन फिर बैंक कहता है कि मुझे कुछ और भी दो, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, तो हम बैंक को अपने कुछ डिबेंचर्स भी दे देते हैं। तो हमने बैंक को 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स भी दे दिए, लेकिन ये हम कोई वैसे पक्के डिबेंचर्स नहीं देते। तो इसीलिए इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद दिलवा देता हूँ, जो लिखवाई भी है, इन डिबेंचर्स पर कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करती, ये ध्यान रखना। ये तो सिर्फ ऐसे ही रखने के लिए दिए हैं बैंकों के, भाई आप सिक्योरिटी के तौर पर रख लो, ये हमारे डिबेंचर हैं। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। चलो अब अकाउंटिंग ध्यान से सुनना। जब हम 5 लाख का लोन लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो मेथड 1 भी वही फॉलो करता है, मेथड 2 भी वही फॉलो करता है। लेकिन जब हमने 4 लाख के डिबेंचर्स इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, तो मेथड 1 जो सीए स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, जो आईसीआई कहता है, जो आपको अभी नहीं करना, जब आप बड़े हो जाओगे तब करोगे, तो पहला मेथड कहता है कि इसकी नो एंट्री। हाँ, है ना? तो 4 लाख के डिबेंचर इशू करने की नो एंट्री। लेकिन सीबीएसई कहता है क्लास 12 के भोले मासूम आप जैसे बच्चों को एंट्री करनी पड़ती है। तो उसकी एंट्री क्या होती है, वो उधर लिखिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो ओके हो गई कहानी, एंट्री याद रहेगी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी समझाया था, उस उधर देखते रहना राइट साइड, कि डिबेंचर सस्पेंस एक तरह से क्या है, फिक्टिशियस एसेट। डिबेंचर सस्पेंस क्या है, एक तरह से फिक्टिशियस एसेट, याद है? तो आपको देखो बैलेंस शीट से ऐसे समझाया था कि हमने 5 लाख का लोन लिया, तो 5 लाख का लोन लेने से लायबिलिटी में लोन आ गया, बैंक में 5 लाख आ गए। और जब हमने डिबेंचर्स इशू करे 4 लाख के, तो 4 लाख के डिबेंचर्स लायबिलिटी में आ गए और 4 लाख का डिबेंचर सस्पेंस एसेट में आ गया। तो ये कैसा एसेट है, देखो हाथ का निशान बना हुआ है। डिबेंचर सस्पेंस क्या है, फिक्टिशियस एसेट। लेकिन हम इसको एसेट में दिखाते नहीं हैं, हम इसको बताओ क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। हम डिबेंचर में से ही घटा कर दिखा देते हैं, हम ऐसे दिखा देते हैं कि भाई ये डिबेंचर सस्पेंस को डिबेंचर से ही घटा कर दिखा दो, है ना? तो इसके हमने क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो आगे आ जाएंगे। खैर, अच्छा जी, उसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट है, मतलब आखिरी तो नहीं, इशू का आखिरी कॉन्सेप्ट है डिबेंचर्स में, वो आएगा ही आएगा एग्जाम में 100%। ये कॉन्सेप्ट होता है, बड़े ध्यान से सुनना, हम इशू तो करते हैं डिबेंचर आज, लेकिन हमें 5 साल बाद या 10 साल बाद या 25 साल बाद रीपे भी करना पड़ता है, इन्हें रिडीम भी करना पड़ता है। तो जब हम रिडीम करने की बात करते हैं तो हो सकता है आप इन्हें पार पर रिडीम करो। पार का मतलब होता है 100 रुपये का डिबेंचर है और 100 रुपये वापस कर दो। लेकिन आप कभी कभी इनको प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकते हो, याद आ गया, एक्स्ट्रा पैसा, आप इनको ज़्यादा पैसे भी दे सकते हो। हाँ, डिस्काउंट पर कभी रिडीम नहीं होता, तो वो कटा हुआ है 90 रुपये वाला। तो अब उसका एंट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो जी, जब हम रिडीम करते हैं पार पर, तो मैंने आपको बताया था आपकी एंट्री पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी एंट्री देखो नॉर्मल है। तो ये तो मैं मान के चलूँ भाई ओके है, ठीक है। अब अगला बड़े ध्यान से देख लेना ताकि मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ, आप भी। अब लेकिन जब हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पर, देखो पहले केस में 25 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे केस में 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तीसरे केस में 15 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, है ना? तो इसको क्या बोलते थे जब हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, बताओ, आप बताओ क्या बोलते थे?
नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस एक्स्ट्रा मनी को बोलते थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो याद करो कॉन्सेप्ट, यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो है ये हमारा क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हम इसे क्रेडिट करते हैं, और मैंने आपको पूरा लॉजिक लिखवा रखा है कि ये हमारे लिए एक नॉन करंट लायबिलिटी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे लिए क्या है, एक नॉन करंट लायबिलिटी। तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब जितने अमाउंट से क्रेडिट करा उतने ही सेम अमाउंट से डेबिट एस्पेक्ट क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो देखो येलो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो क्लियर हो गया भाई, सबको याद आ गया। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट करते हैं, उतने अमाउंट से लॉस ऑन इशू को डेबिट करते हैं। अच्छा, फिर एक ऐसा स्पेशल केस भी आपको बताया था, लास्ट केस था इसमें, जिसमें डिस्काउंट ऑन इशू भी है 10 रुपये का और लॉस ऑन इशू भी है 15 रुपये का। तो क्या हो जाएगा, तो छोटा भाई डिस्काउंट बड़े भाई के चरणों में समर्पित हो जाएगा। और फिर फाइनली एंट्री जो बनेगी वो ये आपको लिखवाई थी कि फिर हम लॉस में ही डिस्काउंट मर्ज करके लॉस कितना लिख देंगे, 25। तो ये भी ओके हो गई कहानी, ठीक है जी। अब इस डिस्काउंट या इस लॉस को राइट ऑफ कैसे करना है वो भी देख लो। तो उसकी तो एक सिंपल सी एंट्री लिखवाई थी। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो डेबिट करेंगे, और अगर वो नहीं है या कम पड़ गए पैसे तो फिर किसको डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये तो एंट्री ओके हो जाएगी टू डिस्काउंट या लॉस। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसी आपसे। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L को हम यहाँ डेबिट कर रहे हैं जो भी अमाउंट, तो बताओ P&L में ये अमाउंट किस हेडिंग के तहत आएगा। आपने P&L में डेबिट करा, मान लो 1000 रुपये, ये ठीक है, तो ये P&L में किस हेडिंग में आएगा। हाँ, एक्सपेंस में 6 हेड्स होते हैं, सिखाए थे ना। पहला होता है CMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा होता है चेंज इन इन्वेंट्री। तो किस हेडिंग में इस आएगा ये एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो ये किस हेडिंग में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। तो बता दी ये बात भी, ठीक है, पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर आता है जी इसमें अगला कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो है वो देखो वेरी सिंपल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो तो सबको पता है क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस भी क्यों ना हो। बाकी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट किस पर करते हैं ये बताओ, ऑलवेज फेस वैल्यू पर, ये ध्यान रखना है। तो मान लो मैंने डिवेंचर्स इशू करा, मतलब कितने का भी, प्रीमियम पर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, अपने फेस वैल्यू, है ना। तो वो आप एक क्वेश्चन जब करोगे तो आपको भी याद आ जाएगा। बाकी इंटरेस्ट की एंट्रियाँ याद कर लो, वेरी सिंपल है। तो आमतौर पर हर 6 महीने में कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो 2 एंट्री करती है। पहली हो गई डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, ये हो गई ड्यू करने की, और फिर पे करने की, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। इसी तरह 31 मार्च को भी डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में आप इस डिवेंचर इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक। बस TDS हमारे उसमें नहीं है। तो देखो हमने अब क्वेश्चंस करे थे, तो आप चाहे छोट मोट मार्क कर सकते हो, तो 34 कर सकते हो। 34 एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया। एक आप 42 कर सकते हो मार्क, 42 में भी देखो आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ गया, और साथ ही साथ इसमें डिवेंचर इंटरेस्ट भी आ गया, और फिर उसको राइट ऑफ करवा दिया, ठीक है जी। तो मतलब ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। तो आपके एग्ज़ाम में ना इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बाकी एक ये 47 मार्क कर लो, 47 में भी मतलब आपको कंप्लीट एंट्रीज मिल जाएंगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ गया, और फिर हमने लॉस को राइट ऑफ भी कर दिया, है ना। तो इसमें 3 या 4 नंबर की वेटेज की क्वेश्चन आते हैं मेनली, छोटे छोटे। अच्छा, बाकी वो बीच में डराने डरूनों के लिए कह देगा खाता बना दो, ये बना दो, तो खाते वाते तो अब बन जाएंगे, आपने एंट्री कर रखी है, उसी को देख के खाते में पोस्टिंग हो जाएगी, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा जी, उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये हमने सेफ्टी मार्जिन के लिए करा था, मैंने लिखवा भी रखा है 52। तो इसमें मैंने आपको पूरी एक बैलेंस शीट ही बनवा के एक्सट्रैक्ट के तौर पे दिखा दी थी, तो ये आप देख लेना। वैसे चांस ना के बराबर है, बाकी अगर आपकी किस्मत ख़राब होगी तो आ भी सकता है, तो एक बार देख लेना, वैसे चांस नहीं है। बाकी 56 आप मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, देखो डिवेंचर इंटरेस्ट भी है, देखो इसमें है ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो जाएगा और लॉस का खाता भी है। बस तो क्लियर हो गया। तो डिवेंचर के कॉन्सेप्ट तो बस यही है मेनली जो छोटे से थे, बाकी तो सिंपल। चलो तो शुरू करते हैं डिवेंचर्स का कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। नमन लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स डिवेंचर्स 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹4। इट हैज़ ए बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹25,000। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है 25,000 का। इट विल राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एज। तो डिस्काउंट जो है उसको कह रहा है कि आप कैसे राइट ऑफ करोगे। वैसे डिस्काउंट जो है वो मैं बता देता हूँ 40,000 रुपये का है। तो बताइए, 4 ऑप्शन में से तुक्का मारना है आपको, कैसे करोगे डिस्काउंट को राइट ऑफ। ठीक है, 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से और बचे हुए 15,000 PNL से। ठीक है, सी। उसके बाद सेकंड, सनबीन लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो लॉस ऑन इशू पूछ रहा है कितना होगा, तो बताओ। तो जितना प्रीमियम होता है ऑन रिडम्पशन उतना ही लॉस होता है। तो अगर 5 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो 5 रुपये ही लॉस ऑन इशू भी होगा, है ना। सेम ही तो होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस सेम ही तो होता है ना। तो आप प्रीमियम दे रहे हो 5%, तो फिर लॉस भी 5%, 5 रुपये होगा। चलो उसके बाद ट्रू फॉल्स बताना है जी जल्दी से। डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ ओनरशिप कैपिटल, तो क्या होता है वो, मतलब पता होना चाहिए, आउटसाइड लायबिलिटी। बी, डिविडेंड एट फिक्स्ड परसेंटेज इज रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, बिल्कुल सही। डिवेंचर्स पर डिविडेंड नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता है, वो प्रेफरेंस वालों को मिलता है, राइट। ठीक, चलो फिल इन द ब्लैंक। ए, इफ ₹2 lakh, 8% डिवेंचर आर इशूड फॉर कैश, 5 lakh रुपी 9% डिवेंचर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड ₹3 lakh 10% डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 1 year विल बी। तो निकालो भाइयों। तो 2 लाख रुपए के डिवेंचर आपने कैश में इशू करे 8% के, 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स आपने अदर देन कैश इशू करे 9% के, और 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स आपने कोलेट्रल में इशू करे 10% के। तो कह रहा है कि भाई बताओ कितना ब्याज होगा पूरे साल का। बातें हो रही है बस। अब तो अब बाहर जाने की तैयारी है, तो निकालो कितना इंटरेस्ट। ठीक है, 9 पंजे 45, 30। तो कितना इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का, कितना। तो सही उत्तर बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। तो यही कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए सबको। कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं देते,
तो 30,000 इंटरेस्ट नहीं देना, वो तो एवं ही लिखा था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज डैश लॉस फॉर द कंपनी। बताओ, एक शब्द आएगा, कैसा लॉस है? ना ना, डेट डूट नहीं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, हाँ, कैपिटल लॉस, क्योंकि ये रोज़मर्रा के नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का लॉस है। उसके बाद फिफ्थ, व्हाट डज डिवेंचर ऑफ ए कंपनी रिप्रेजेंट? डेट है ना, लाइबिलिटी है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या गलत है, गलत बताना है आपको, तो क्या गलत है? एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी, तो ये तो सही है। डिबेंचर कैन बी फोरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये तो गलत है, क्योंकि डिबेंचर तो कभी भी फोरफिट नहीं कर सकते। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, तो मतलब बी ऑप्शन फॉल्स है। तो क्या हो गया? डी, हाँ वो लिखा इज करेक्ट है, वो टाइपिंग एरर है, मतलब इज इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट नहीं, मतलब हाँ इज करेक्ट, बी स्टेटमेंट को सही कह रहे हैं, मतलब ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी का मतलब हो गया ये। हाँ मतलब उसने नीचे करेक्ट लिख दिया, लेकिन वो यही पूछना चाह रहा था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हाँ, जो उसने डी में दे रखा है। चलो उसके बाद है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या गलत है, फिर से गलत स्टेटमेंट बताना है। एक कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर, तो ये तो सही है। बी में लिखा है ए कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स, बताओ क्या डिवेंचर वोटिंग राइट्स के साथ इशू कर सकते हैं, है ना, तो ये तो गलत है। बाकी कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल भी है, कंपनी कैन बाय भी है, तो मतलब बी ही सही है। हाँ बायबैक कर सकती है कंपनी, अपना शेयर डिवेंचर बायबैक करती भी है, आप पढ़ोगे सीए फाउंडेशन में आएगा डिवेंचर्स का बायबैक, और सीए इंटर में आएगा शेयर्स का बायबैक, तो ये सब चैप्टर्स भविष्य में आएंगे अगर पढ़ोगे तो। आएगा सीए फाउंडेशन में आएगा, अभी नहीं आया। उसके बाद चलो अब यहाँ से ध्यान से बताना 9th। L Limited issued 50 to 100 10% debenture of 100 each, payable as ₹40 on application, 60 on allotment. Application were received for 6000 debentures, ठीक है, तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। Applicants for 500 debentures were sent letter of regret, मतलब रिजेक्ट कर दिए, and money was returned. Allotment was made proportionately to the remaining applicants. Oversubscription was applied to the amount due on allotment. All the money was duly received. Calculate the amount to be returned to the applicants. कह रहा है कितने रुपए रिफंड करोगे, ये निकाल के बताओ, तो निकालो कितने रुपए रिफंड करोगे। तो 500 डिवेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया ना, तो उनके 40 रुपए एप्लीकेशन के रिफंड कर दोगे, सी, ठीक है, 20,000, ओके। चलो उसके बाद 10th, ABC Limited purchased machinery for 2 lakh and issued 9% debentures of 10 each to the vendor. Make journal entries if debentures were issued at premium of 10 rupee. Vendor account should be debited by,
तो बस इसमें ये पूछ रहा है वेंडर के अकाउंट को जब आप डेबिट करते हो ना, जो सेकेंड एंट्री करते हो, मतलब वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर है ना, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो पूछ रहा है वेंडर को कितने रुपए डेबिट करोगे वो बता दो। तो बताओ वेंडर को कितने रुपए डेबिट करोगे। तो मशीन खरीदने की एंट्री बताओ। हाँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर को अगली एंट्री में 2 लाख से ही तो डेबिट करोगे, और क्या। तो इतने सिंपल क्वेश्चन में भी आप टाइम अगर लगाओगे तो पेपर अकाउंट्स का छूटेगा। तो देख लो, अब 1 नंबर के क्वेश्चन पे तो फास्ट करना है। चलो अच्छा, बातें नहीं, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं करने। इसके बाद अब पढ़ो नेक्स्ट। अच्छा, इसमें सॉल्व करनी है एंट्री, तो अब इसमें लिखना बीटा लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 25% का मतलब हो गया, बताओ कितने रुपए, निकालो जल्दी से, जो बच्चा मैथ्स में होशियार हो। 125, ठीक है। टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज फॉर 6,25,000 रुपये। चलो, तो इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। तो आपने पहले तो वेंडर से मशीन परचेज करी, तो लिखो एंट्री नंबर 1। क्या एंट्री लिखोगे, मतलब सुनाओ ओरली। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6,25,000। फिर आपने वेंडर को डिबेंचर्स इशू करे, और वो भी प्रीमियम पर। तो 9% डिबेंचर्स। क्या गड़बड़ क्यों है? अब कितने डिबेंचर्स इशू करे? 5,000। कितने रुपए के? 500। तो कितने हो गए? 5,000 इंटू 500, तो 5,000 ही डिबेंचर इशू करे थे। तो 5,000 डिबेंचर्स, अच्छा नहीं 5,000 नहीं, हाँ वो मिस प्रिंटिंग हो गई, सॉरी। 1,000 डिबेंचर, 1,000 डिबेंचर, हाँ नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1,000 डिबेंचर्स करते हैं, इशू करे ऑफ 500, तो 5 लाख, और प्रीमियम कितना? 1,25,000। अब से ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट सही। उसके बाद एक और 1 नंबर का है, फिर आपसे मेहनत करवाते हैं। 12th भी 1 नंबर का है। नेम द हेड अंडर विच इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कह रहा है कि कौन से हेड में आप शो करोगे इंटरेस्ट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। वैसे तो चाहे ड्यू हो या नॉट ड्यू हो, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर कहाँ शो करते हैं? नहीं, ऑन डिबेंचर हमें तो देना है, करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी। हाँ, तो देखो 1 नंबर ये कटेगा या मिलेगा। तो डिबेंचर्स पर जब भी आपको इंटरेस्ट की बात करे तो वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है, या अदर करंट लायबिलिटी सब हेडिंग है। चलो ठीक है, तो चलो तो अब मेहनत आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 13 से। फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग। तो बेसिकली आपको जर्नल एंट्रीज फिल करनी है। पढ़ लेते हैं चलो साथ साथ। बैंक अकाउंट डेबिट तो खाली है,
टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी खाली है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश डिवेंचर्स दे रखा है, वो भी खाली है, ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि आपने 90 रुपये में करे हैं इशू प्राइस पता चल गया कि 90 रुपये में इशू करें। बाकी डिवेंचर्स कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि 90 रुपये के आपने इशू करे। अब सेकेंड एंट्री उसने दे रखी है 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख। अब इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने डिवेंचर्स इसका मतलब इशू हुए होंगे। क्यों? हाँ वो सॉरी 20 लिख दिया था, तो 90 रुपये हमने इशू करा था ना, तो ये अमाउंट सेम ही होता है, तो हमें ऊपर की हाँ एंट्री का अमाउंट पता लग जाएगा। तो इसका मतलब 20,000 डिवेंचर्स हैं। ओके, तो ये पता लग गया कि 20,000 डिवेंचर्स हैं। क्यों? लॉस के अंदर तो डिस्काउंट भी आता है और प्रीमियम भी आता है। हाँ वो अभी देखता हूँ। 2 पहले ये लिख लें 12% डिवेंचर्स, इसमें तो 100 रुपये लिखना है फेस वैल्यू, 20 लाख। बाकी 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी अभी नहीं पता कि कितना है, मतलब नीचे देखना पड़ेगा। अब उसने नरेशन में दे रखा है डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो प्रीमियम हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो लॉस के अंदर आप डिस्काउंट भी ले लोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी ले लोगे, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक, तो क्लियर हो गई? चलो ठीक है, तो ये तो सिंपल। बाकी एक बच्चा पूछ रहा है सर 90 कैसे? 90 ऐसे क्योंकि उसने दिया था 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं 100 रुपये का डिबेंचर, तो दैट मीन्स इशू प्राइस 90 हो गया। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, साथ साथ करोगे आप। आर लिमिटेड ऑफर्ड 20,000, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 100 रुपये का डिबेंचर है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब ये बन गया 30 रुपये प्लस 10। ठीक है, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मतलब 70 रुपये। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद पार पर रिडीम करेंगे। बट कह रहा है परंतु एप्लीकेशंस रिसीव्ड वर फॉर 30,000 डिवेंचर्स, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड द अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन आप जैसे होशियार बच्चों के लिए, तो ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। चलो, तो आपको मिलेंगे एग्जैक्ट 5 मिनट घड़ी में देखकर, फिर मुलाकात करते हैं। चलो जी, तो पहले फर्स्ट एंट्री बताना कि आपकी और मेरी सेम है या नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 12 लाख। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, और टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। बिल्कुल सही है, ये 4 लाख आपने एक्सेस जो बचे होंगे वो एडजस्ट कर लिए अलॉटमेंट पर। तीसरी तो खैर चलो सिंपल है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 14 लाख, और रिसीव कितने होंगे सिर्फ हमको 10 लाख, क्योंकि 14 लाख में से 4 लाख एडजस्ट हो गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। तो बस 4 एंट्रियाँ आपको करनी है। ठीक है, तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट दिक्कत तो नहीं? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15, वाई लिमिटेड इशूड
वाई लिमिटेड ने इशू करे ऑन 1 अप्रैल 2022, 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 20,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है, एट 4% डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट है। रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपये, और प्रीमियम पर रिडीम करना है, तो ध्यान से अलर्ट रहना है। तो 4 रुपये का डिस्काउंट है और 5 रुपये का प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे डिवेंचर सब्सक्राइब हो गए ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 70,000, कह रहा है कंपनी को नुकसान हो गया 70,000 रुपये का। बाकी लिखा है इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ 1.5 लाख रुपये 1,50,000 इन कैपिटल रिजर्व, इसके पास 1,50,000 का कैपिटल रिजर्व एक पड़ा हुआ है। तो खैर, तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इशू की, तो 2 एंट्रियाँ इशू की होंगी, ठीक है, 2 जर्नल एंट्रियाँ इशू ऑफ डिवेंचर की, एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और 1 एंट्री लॉस को राइट ऑफ करने की होगी, ठीक है। तो करिए, तो करनी ही पड़ेगी लॉस को राइट ऑफ। वो मुझे क्या पता सर, तो यहाँ है ही नहीं अब अगले 3 मिनट तक। तो समझ गए, 3 एंट्रियाँ करनी है आपको अपने आप। अब करो, फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ तब तक, फिर देखते हैं क्या है। चलो, तो आपसे पूछ के ही करता हूँ। तो सबसे पहले इशू की एंट्री में नीचे लिख रहा हूँ जरा आपसे पूछ के, नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 20,000 डिवेंचर्स आपने इशू करे 96 रुपये के, तो कितने रुपए लिखा? 19,20,000। ओके, 19,20,000, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। फिर सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें तो सेम चेप लेते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अभी खाली छोड़ देता हूँ, 2, 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, तो ये तो पूरा 100 रुपये फेस वैल्यू, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसने कहा था कि 5 रुपये है ना, तो 20,000 डिवेंचर इंटू 5, 1 लाख। तो लॉस को बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं, 1,80,000, इसमें डिस्काउंट भी आ गया 4 रुपये का, और लॉस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ गया। तो अब आंखें खोल के बिल्कुल चील की तरह ध्यान से देखना कि ईयर के एंड पर ये जो लॉस होता है ना हर 31 मार्च को, ये मतलब आपको करना ही करना है। हालांकि क्वेश्चन ने बोल दिया, लेकिन फिर भी अपने आप भी अब इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब है नहीं, कितने साल नहीं, ये तो लॉस पूरा का पूरा एक ही साल, पहले साल ही राइट ऑफ हो जाता है। वो तो तुम सीए फाउंडेशन की कहानी में पहुंच गए शायद। तो हमको तो लॉस जो है ये पूरा राइट ऑफ करना है, 1,80,000 है ना। तो पूरा लॉस क्या करना है हमको? राइट ऑफ। पहले साल ही पूरा लॉस राइट ऑफ हो जाता है। अब डिवेंचर की चाहे वो लिखा है कुछ भी कि डिवेंचर 4 साल तक रिडीम होंगे, तो उससे ये तो कहानी है, वो तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो आप हाँ उसमें करते हैं, तो हाँ धीरे धीरे राइट ऑफ। तो हमको तो यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ तो हम पूरा लॉस एक साथ ही राइट ऑफ करते हैं अपने में। अब बस कहाँ से करना है वो सुन लो। उसके सिर्फ और सिर्फ मतलब सेक्शन 52 के हिसाब से, तो कि भाई अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है तो वहाँ से राइट ऑफ करो। वो तो दे नहीं रखा, तो ये तो छोड़ दो, इस क्वेश्चन में ये लिखो ही मत। और फिर अगर ये नहीं है तो बस फिर आपको चुपचाप आंख मीच के हाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चिपकाना है सारे लॉस को राइट ऑफ। तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम हटा ही देता हूँ क्योंकि है ही नहीं। तो आप अपना पूरा का पूरा लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर दोगे। तो बस, तो ये हो गई एंट्री।
जो उसने क्वेश्चन में बाद में उल्टी सीधी बातें दे रखी हैं वो किसी काम की नहीं, उस पर कालक पोत दो। वैसे कि कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर हमें 70,000 का कंपनी को लॉस हो गया, तो इससे इस सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके पास 1,50,000 का कैपिटल रिजर्व है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सिंपल 3 एंट्रियाँ करनी थी, तो ओके हो गई 3 एंट्री। कैपिटल रिजर्व से मत करो राइट ऑफ, क्योंकि कैपिटल रिजर्व थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, तो हम उसको टच नहीं करते राइट ऑफ करने के लिए। तो हम लॉस को राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L से, सिंपल। तो P&L से अपना लॉस राइट ऑफ कर दो। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम अगर होता तो पहले उसको इस्तेमाल कर लेते, लेकिन वो भी नहीं था तो हटा दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये भी आपको करना है, पढ़ मैं रहा हूँ तो एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है K लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ S लिमिटेड ऑफ ₹25 लाख। तो 25 लाख के एसेट टेक ओवर कर रहे हैं हम, एंड लाइबिलिटीज़ अमाउंटिंग टू 7,80,000 फॉर अ परचेज कंसीडरेशन ऑफ 27 लाख रुपए। ठीक है। द पेमेंट टू S लिमिटेड वॉज मेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो सिंपल एक वेंडर वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल लिमिटेड। तो करो 2 एंट्रीज होंगी, एक बार फटाफट करके फिर बता दो बस। चलो तो पहली फर्स्ट एंट्री सुनाओ, चलो मैं करता रहता हूँ साथ साथ। क्या है? ठीक है, लिख लेता हूँ। एसेट अकाउंट डेबिट अमाउंट भी बताते रहो। ठीक है, गुडविल आ रहा है बैलेंस कितना? 9 लाख। अच्छा 9,80,000। ठीक है, ये बैलेंस आ रहा होगा शायद। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 780। ठीक है, टू शर्मा लिमिटेड, उसमें परचेज कंसिडरेशन 27 लाख। अब शर्मा को आपने डिबेंचर्स इशू करे, तो शर्मा लिमिटेड डेबिट 27 लाख और डिस्काउंट पर इशू करे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब कितने डिबेंचर निकले आपके? ठीक है, तो 3 लाख डिस्काउंट और 10% डिबेंचर। ठीक है, 30 लाख रुपए। बाकी एग्ज़ाम में आपको ना वर्किंग नोट में दिखाना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकाला। तो 27 लाख अपॉन 90। चलो डन, छुट्टी।